गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। भारतीय सेना में गोरखाली समुदाय के जितने भी सैनिक अफसर इसमें शामिल रहे, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे महज 26 साल की आयु में करगिल के तंगधार इलाके में अपने पलटन के सैनिकों की जान बचाते हुए पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में शहीद हुए देहरादून के वीर गोरखा शहीद गौतम गुरुंग की। लेफ्टिनेंट रैंक पर तैनात गौतम गुरुंग, उनके नाम पे आज भी गोरखपुर के कूड़ा घर स्थित जो एक चौराहा है, उस चौराहे में चौक का नाम गुरुंग चौक रखा गया है। उस चौक में कल जब उनके पुण्यतिथि का कार्यक्रम बनाया जा रहा था, तो गोरखपुर के स्थानीय लोगों ने उनको एक बार पुनः याद किया। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध से कुछ दिन पहले ही तंगधार में अपनी रेजिमेंट के जवानों की रक्षा करते हुए लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगले दिन यानी 5 अगस्त की सुबह उनके शहादत की सूचना आई। 23 अगस्त 1973 को गौतम गुरुंग का जन्म देहरादून में हुआ था। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की माता का नाम पुष्पलता गुरुंग है। गौतम ने MBA करने के बाद सेना में जाने का फैसला किया था। 3-4 गोरखा राइफल्स में कमीशन और पहली तैनाती जम्मू कश्मीर में मिली। गौतम की शहादत पर पिता को जितनी भी रकम मिली थी, उन्होंने उससे देहरादून में गोरखा समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने हेतु शहीद गौतम गुरुंग ट्रस्ट बनाया और बॉक्सिंग क्लब भी शुरू किया है, जहां से वह बच्चों में खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही देश सेवा के लिए प्रेरित भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कूड़ा घाट तिराहे पर स्थापित शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर इस बार भी पुष्प अर्पित करके उनकी शहादत को याद किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय गोरखा समाज में उनका योगदान उनकी शहादतों से याद किया जाता है, उन्हीं शहादतों में प्रमुख तौर पे अगर जिनका नाम शामिल किया जाता है, उनमें एक शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग भी है, जिन्होंने न केवल भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि देश सेवा के लिए उन्होंने जितनी भी अन्य नौकरियां थी, उनको दरकिनार करते हुए देश के लिए भले जान देना पड़े, वह विकल्प चुना। ऐसे ही वीर शहीद गौतम गुरुंग के पिता से वीर गोरखा वेब टीवी ने भी बात की। आइए सुनते हैं कि गौतम गुरुंग के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर पूरन गुरुंग वीर गोरखा वेब टीवी से क्या स्मरणों में याद करते हैं अपने पुत्र के बारे में। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है देहरादून के रिटायर्ड ब्रिगेडियर पूरन गुरुंग जी, जिनके शौर्यवान पुत्र करगिल के तंगधार में करगिल युद्ध से कुछ ही समय पहले देश सेवा के लिए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के पिता पूरन जी, आपका स्वागत है वीर गोरखा वेब टीवी में।
धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। सर, जिस तरह से कल का 5 अगस्त का दिन था, जिस तरह से देश सेवा करते हुए आपके पुत्र ने, लेफ्टिनेंट शहीद गौतम गुरुंग जी ने भारत माता के लिए कुर्बानी दी, उनके बारे में सर क्या कहेंगे? कैसे याद करते हैं सर उन्हें, अपने बतौर बेटा और बतौर देश का बेटा? देखिए, हम सब लोग जब फौज में भर्ती होते हैं, फौज ज्वाइन करते हैं, हम सबको मालूम है कि हमारा एक मूल कर्तव्य है देश की सेवा, और इसमें खतरा भी होता है। अब बेटे की शहादत से हमें दुख तो है, पर इस से बड़ी खुशी हुई है कि भाग्य की रेखा में मरना तो लिखा होता है, कब मरना है, कैसे मरना है। और हमें खुशी ये है कि उन्होंने उसने तो जाना ही था, और इस तरह देश की सेवा करके वो गया है, तो वो जो हमारे दिल में तो थोड़ा दुख है वो कम हो जाता है, और गर्व से हमारी छाती फूल जाती है कि हमारा बेटा देश के काम आया। तो मैं मेरे बेटे की शहादत को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, और मैं गर्वान्वित होता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है। सर, जिस तरह से बहुत कम उम्र में देश सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त हुए लेफ्टिनेंट शहीद गौतम गुरुंग जी, सर उनको लेके किस तरह बतौर एक पिता आप कैसे उनको याद करते हैं? किन किन चीजों को आप अधिकतर उनकी अपने स्मरण में रखते हैं, यादों में रखते हैं? देखिए, जब हमारा बेटा शहीद हुआ, अब मेरा बेटा, जैसे हमने उसका नाम गौतम रखा था, उसके आचरण बिल्कुल उसी प्रकार के थे, बिल्कुल किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना और सबकी मदद करना, वो शुरू से ही उसका ये आदत बना हुआ था। तो मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, और जो कर्म हम करते हैं उसी से ही हम अपना आगे का जन्म ठीक कर पाते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि बेटा हमारा अपना कर्म अच्छी तरह से नहीं निभा पाया, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था, हम पेरेंट्स का फर्ज था, हम लोगों ने उसको पढ़ाया लिखाया और जो भी शिक्षा देना था वो दिया। उसके बाद अब जब उसका उसका समय आया कि वो खुद अपना कर्म बनाए, तो उस समय वो चला गया। अब उसका जो पेंशन आता है, हमने कहा हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये वो अपना कर्म अच्छा करने के लिए हम उस पेंशन को हम अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए और मदद के लिए हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो हम बेटी की शहादत और उसके बाद की जो हम अपने बेटे के बारे में सोचते हैं कि और कुछ नहीं तो बेटा इसी कारण अपना कर्म करके अपना भविष्य का जो भी है रूप में आना है उसको वो सुधारेगा। तो हम इसी प्रकार से हम इस रूप में उसको देखते हैं और अपना काम करते हैं। सर, जिस तरह से न केवल देहरादून, जो कि चूंकि आप देहरादून के मूल निवासी हैं, उसके अलावा गोरखपुर जो आपकी आपकी भी कर्मभूमि रही और आपके पुत्र की भी कर्मभूमि रही, तो गोरखपुर में आज भी जो एक कूड़ा घर, एक चौक है, वहां पे गुरुंग चौक नाम से है। तो किस तरह का प्यार और किस तरह का लोग उनको याद करते हैं गोरखपुर के, इस बारे में भी जरा जानकारी, क्योंकि आप हर साल वहां पे लगातार जाते रहे। इस साल तो शायद कोरोना के कारण आप नहीं जा पाए, तो गोरखपुर के लोग उनको बहुत याद करते हैं। तो उनको उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आप इस बार नहीं आ पाए, और गोरखपुर की जनता उनके बारे में क्या सोचती है? आ, ऐसा है कि जब बेटा शहीद हुआ था, तो मैं वहीं गोरखपुर में गोरखा रिक्रूटिंग डिपो में मैं कमांडेंट था। तो उसकी बॉडी वहीं पे आई थी, तो वहीं पे हमने पूरा काम किया था, क्रियाक्रम वगैरह। तो वहाँ के लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि इनकी एक शालिग वहाँ पे लगाया जाए। वो शालिग हमने लगवाया, और उसका वो कह रहे थे कि इसका किसी नेता से हम उसका ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे। मैंने कहा फौजी है, मैं चाहूंगा कि एक फौजी से हो। उसी समय कर्नल धन बहादुर थापा परमवीर चक्र वो लखनऊ में सहारा के साथ थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने जा करके
ये इसका उद्घाटन किया था। तो हर एक साल में जब वहाँ जाता था, लोगों से बात करता था, मीडिया में भी बात करता था, और लोग बाग भी काफी प्यार भाव से आते थे। तो मैं उनको यही कहता था कि फौज में हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, और देश की सेवा या देश की सेवा करते समय जो शहादत हो जाती है वो कभी बेकार नहीं जाती। गवर्नमेंट कॉम्पनसेट तो करती ही है, वो तो दूसरी बात है। उसके साथ साथ जो सालिग लगा है, जो हम कार्रवाई करते हैं, लोग बाग आकर के नमन करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, उससे नए जनरेशन को एक प्रेरणा मिलती है, और वो बार बार उनको याद दिलाती रहती है उसका सालिग। और ये सालाना ये जो कार्यक्रम हम करते हैं, मेमोरियल सर्विस, उससे उनको काफी प्रेरणा मिलती है। और वो कहते भी हैं कि सब हमें भी फौज ज्वाइन करना है, हम कैसे जाए, हम भी आपके बेटे की तरह हम भी सेवा करना चाहते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इससे उनको प्रेरणा मिलती है, और हमारे एक फौज के बारे में अच्छे रूप से वो पहचानते भी हैं कि क्या काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों में वो डिसिप्लिन, वो प्रेरणा, और देश के लिए काम करने की जो भावना उत्पन्न होती है, उससे हमें बड़ी खुशी लगती है। और ये प्रेरणा स्रोत बना हुआ है उनका सालिग, और ये जो हम कार्यक्रम करते हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है कि आमतौर पे जैसे आपके पुत्र भी एमबीए की पढ़ाई की, इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज का उन्होंने अनुभव किया और उच्च शिक्षा ली, बावजूद इसके आज का जो वर्तमान भारत का जो युवा है वो आर्मी में जाने से बेहतर सिविल सर्विसों की तरफ अपना रुझान ज्यादा रखता है। तो सर, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे और भारतीय सेना उनके लिए किस तरह बेहतर है? बेटे ने जब उसने एमबीए किया, उसके बाद मैंने उसको बोला था कि अगर आपने फौज में आना है तो आप फौज में आइए। उसको पहले फौज की तरफ काफी रुझान था, पर बाद में उसने कहा नहीं पापा, मैं एजुकेशन कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगा। तो उसने फिर बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री करने के बाद उसे अच्छी नौकरी लगी, पर उसे नौकरी नहीं भाया, और वो उसने कहा कि नहीं, मैं फौज में ही जाऊंगा, इसलिए वो फौज में आया। अब मैं इसका मूल कारण ये समझता हूँ, हम गोरखों का तो शुरू से ही इस ओर रुझान है और सब यही फौज में आना चाहते हैं, पर आजकल लोग बाग भी ये देश सेवा के प्रति उनके अंदर ये भावना काफी जोर शोरों से जागृत हो रही है। और कई लोग, जैसे हम पुराने जमाने में जब हम भर्ती ज्वाइन किए थे, हमें देश प्रेम और देश सेवा का ही हमारे जुनून था कि हम आएंगे और देश की सेवा करेंगे, क्योंकि फौज में ट्रेडिशन नाम की एक चीज होती है, जिससे फौज में एक सिपाही ट्रेडिशन के कारण ही बहुत अच्छा सिपाही बनता है। कहने का मतलब, उसको जब वो फौज में आता है उसको बताया जाता है, बेटे तुम्हारे बाप दादों ने ये किया, ये अच्छी बात है, देश की सेवा है, ऐसा करना है, तो उसी ओर वो पूरा अपना दिलो दिमाग से और जी जान से उसी ओर लग जाता है और एक अच्छा सिपाही बनता है। तो ये ट्रेडिशन हम अपने परिवार में, अपने लोगों में काफी जोर शोर से अंदर आता है। तो ये कारण भी आजकल कई लोग फौज में आना चाहते हैं देश सेवा के प्रति। सर, इसके अलावा जी सर, इसके अलावा चूंकि आप आर्मी के एक रफ एंड टफ ऑफिसर रहे, तो आपके बेटे की शहादत हुई, तो आपने बतौर एक आर्मी ऑफिसर देश सेवा का भाव से इस सच्चाई को स्वीकारा। लेकिन दूसरी तरफ शहीद गौतम गुरुंग की बहन थी, उनकी माता थी। तो एक परिवार में यदि पिता देखता है अपनी पुत्री को जो शहीद का भाई है, अपनी पत्नी को जो शहीद की माँ है, तो ऐसी परिस्थिति में परिवार में किस तरह से आपने संबल दिया, वो किस तरह की उनको इस चीज से बाहर कैसे निकले सर? देखिए, इसमें मैं एक सच्चा जो मैं अपना बात बताना चाहता हूँ कि उस समय जब मैं सर्विस कर रहा था फौज में, उतना ज्यादा पैसा नहीं था,
जब मुझे कमीशन मिला 400 रुपये से हम शुरू करते थे, हमारा तो बेसिक पे 400 रुपये था। और महीने के अंत तक आते हम ढूंढने लगते थे कि अब बच्चों के लिए कहाँ से करें, क्या करें। इसीलिए उसने कहा कि पापा मैं फौजी से तो शादी नहीं करूंगी। और जिस दिन ये शहादत हुई है, बेटा शहीद हुआ है, और उसके बाद उसने वो अपना भावना बदली किया। उसने कहा पापा मैं शादी करूंगी तो फौजी से ही शादी करूंगी। और अभी वो फौजी से ही उसकी शादी हुई है। उनका हस्बैंड कर्नल हैं। और इस प्रकार से मैं ये देखता हूँ कि कई ऐसे सिचुएशन आते हैं या कई ऐसे पूरे देश में ऐसा प्रभाव हो जाता है, जिस प्रकार अब चाइना के साथ जो हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसमें जो हमारे फौजी कर रहे हैं, तो कई बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो भी, उनको और भी मौका मिल सकता, फिर भी वो चाहते हैं कि हम नहीं फौज में ही आए। ये भावना ऐसे परिस्थिति से जागृत हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। सर, इसके अलावा अंत में आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से शहादत हुई, बात काफी 21 साल इसको होने आए हैं, ये एक लंबा समय रहा सर। तो आपने अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए युवाओं को एक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग और 7 अन्य ट्रेनिंग दी है। तो इस तरह की प्रेरणा सर आपको कहाँ मिली और क्या सोच के आपने ये चीज शुरू किया? अरे ये बात बहुत लंबी है। ऐसा था, जब मेरे को हार्ट अटैक हुआ, उस समय मैं पुलवामा में ब्रिगेड कमांड कर रहा था। तो जब मैं हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में गया और सिचुएशन बताया, एक जनरल साहब ने, बहुत सीनियर जनरल साहब थे इंजीनियर्स के, हम दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, आपको बहुत बुरी तरह से बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ था, हो सकता था आप उस समय गुजर जाते, क्योंकि मैं 2 पैराज के साथ ऑपरेशन हाजीपीर पास के पास ऊपर ऑपरेशन में मैं रात को भी गया था। वो कहते थे कि रात को आपको अटैक हो जाता तो आप बच नहीं पाते, और आप, भगवान ने आपको बचाना चाहा, इसलिए आपको सुबह हुआ है अटैक। तो अगर आप इसको बरकरार रखना चाहते हो और जीना चाहते हो, भगवान ने आपको मौका दिया है, तो आपको अपना लिविंग स्टाइल बदली करना पड़ेगा। उनका मतलब यही था कि आप कंपोज रहो और ज्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत लो। तो मैंने उनसे पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान ने आपको जिस अब उम्र में आप थे उतना ही था आपका, पर आपको और अगर देना चाहते हैं तो आप अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। तब से मैंने अपनी जीवन शैली एकदम उसको बदल डाला कि मैं जो कुछ भी करूंगा, जो मैं कमा रहा हूँ, जिससे क्या है, ये सब दूसरों के लिए है। तो बहुत खुशी मिली। और टचवुड, आज वो 96 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। आज इतने साल बीत गए हैं, अभी भी मैं ठीक ही हूँ, चल रहा हूँ। तो ये जो मुझे उन्होंने जो बातें बताई और उसके मुताबिक मैं चला, मुझे बड़ी खुशी और सुकून मिलता है। तो इसीलिए मैं जिस दिन मैं रिटायर होके आया, उसी दिन से मैंने ये सोशल वर्क शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा फौजी लाइफ खत्म हो गया है, अब मैं सोशल लाइफ दूसरों के लिए काम करूंगा। तब से मैं ये सब कर रहा हूँ, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सर। सर, आपको एक बार पुनः वीर गोरखा वेब टीवी के साथ समस्त भारत के रहने वाले गोरखाली समाज का भी एक गोरखा सलाम है। इतने बड़े शहादत के बाद आपने एक न केवल पिता होने के नाते बल्कि एक आर्मी अफसर होने के नाते भी पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी, अपने शहीद बेटे को आपने याद किया। आपने वीर गोरखा वेब टीवी से बात की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हेलो।